राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ हैं भाई जगदीप जी शर्मा। इनका चैनल है, हरियाणा में बड़े लोकप्रिय चैनल है। जगदीप भाई, स्टेप अप जे सर जी 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 सर। स्टेप अप जे चैनल का सर। नाम है। जी जगदीप भाई, सैकड़ों नहीं हजारों चैनल, यूट्यूब के चैनल, पत्रकार सब हरियाणा में पिछले 6 महीने से कांग्रेस की सरकार बना रहे थे। कोई कह रहा था हवा है, कोई कहता था लहर है, कोई कह रहा था सुनामी है, कोई कह रहा था 50 सीट आऊंगी, कोई बोला 60 आऊंगी, कोई बोला 70 आऊंगी, 75 भी दी है लोगों ने। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक छोटे से यूट्यूबर को अपने चैनल पे इनवाइट किया सर। और काफी लंबे अरसे से मैं आपको देख भी रहा हूँ। आप सच में ही खरी खोटी करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि 60 विधायक बनेंगे कांग्रेस के, 70 बनेंगे, 75 बनेगी, मतलब कांग्रेस की गिनती ही 50 से शुरू होगी। और हाँ बहुत सारे बड़े-बड़े पत्रकार ये भी कह रहे थे कि हरियाणा में शायद भाजपा दहाई का आंकड़ा भी ना पार कर पाए। हाँ, तो बिल्कुल। देखो, काम तो हम भी कर रहे हैं। और मैंने जिस दिन ये बातें चली, जिस दिन काउंटिंग थी, उससे एक दिन पहले भी मैंने बहुत जगह लगभग 100-150 कॉल की होंगी सर। मतलब हरियाणा में मोस्टली पत्रकारों के पास, मोस्टली लोगों के पास, भाजपा वालों, कांग्रेस वालों, सबके पास मैंने फोन किए होंगे, भाई आपके हल्के की एक्चुअल स्थिति क्या है। तो हर जगह ये खबर ज्यादा थी कि भाई कांग्रेस मजबूत जरूर है पर इतनी नहीं है कि वो 50, 60, 70 पहुंच जाएगी। तो फिर मैं बोला कि भाजपा कितनी मजबूत है। तो अलग अलग इलाकों से ये खबर आई कि यहाँ पे तो भाजपा नहीं हारेगी। बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं थी जहां पे भाजपा नहीं आ रही थी। लगभग 30 प्लस ऐसी 40 प्लस ऐसी सीट्स थी जहां पे भाजपा नहीं हार रही थी। तो मैंने सोचा भाई, अब जब सारी की सारी मीडिया, बड़े छोटे यूट्यूबर, न्यूज़पेपर, जांच एजेंसियां, मतलब सब कुछ, सर्वे, एग्जिट पोल, सब ये दिखा रहा है कि भाई भाजपा 20-25 तक सिमट के रह जाओगी। एक आधे चैनल ने 30 दिखाई है भाजपा की, नहीं तो 50 से कम तो मोस्टली कम ही किसी चैनल ने दिखाई होंगी। कांग्रेस एक तरफा आई हुई थी उनके हिसाब से। तो जब मैं लोगों से पूछने लगा भाई कितनी सच्चाई है, और जब मैंने 150-200 कॉल की पूरे हरियाणा में जहां जहां मेरा जानकार थे, तो मेरे को लगा कि भाई भाजपा कमजोर नहीं है, सिर्फ एक रूमर है जो इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि भाई ये तो कांग्रेस की आंधी है, लेकिन इतनी आंधी, इतनी या कितनी भी आंधी नहीं थी। लोग प्रभावित थे लोकसभा के चुनाव से, भाई कांग्रेस 5 सीटें प्लस रही है तो कांग्रेस मजबूत होगी, लेकिन ऐसा स्थिति नहीं थी। तो फिर मैंने रात को लगभग 9 बजे वीडियो बनाई कि भाई ऐसी स्थिति नहीं है कि कांग्रेस की गिनती 50 से होगी। तब मैंने ये कहा था 44 सीटों पे तो भाजपा खड़ी है और कांग्रेस की सीटें 5-7 कम होंगी। तब लोगों के मेरे पास थ्रेटिंग कॉल और पता नहीं क्या क्या नॉनसेंस मैसेजेस बहुत आए। भाई पूरी मीडिया दिखा रहा है, तू अलग अलग यूट्यूबर है। तब मैं कहा यार जो होगा देख लेंगे, कल गिनती है, आज मैं बना ही दूं इस पे। फिर मैंने वीडियो बना के डाली थी सर। जगदीप भाई, एक बात बताऊं। जी आज से करीब 6-7 महीना पहले, 8 महीना जी पहले, जी। जब हमने एनालिसिस शुरू किया था हरियाणा का, हम्म। तो मैं और पंगाल साहब वीडियो बनाया करते थे। पंगाल साहब रोहतक के हैं। जी 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 और इसके अलावा मैं और राजन भाई वीडियो बनाते थे। राजन भाई शाहबाद मारकंडा से हैं। जी तो हम सारी बातों के बाद एक बात डिस्कस करते थे हमेशा, जी कि भाई कांग्रेस की गुटबाजी बहुत खतरनाक लेवल पे है, और ये एक दूसरे को ही हरा देंगे। भाजपा से तो, हुड्डा की लड़ाई भाजपा से तो बाद में होगी। पहले उसकी लड़ाई होगी शैलजा से, पहले उसकी लड़ाई होगी किरण चौधरी से, पहले उसकी लड़ाई होगी सुरजेवाला से, पहले उसकी लड़ाई होगी वीरेंद्र सिंह से। जब जी इन जीत लेगा फिर आओगा भाजपा का नंबर।
जी तो कोई भी कांग्रेसी या हुड्डा समर्थक हमारी इस बात से सहमत नहीं होता था। भला कुछ ना है, कुछ ना है, इन जी नदनियों में सड़ देगा हमारा छोरा, इन नदनियों देख लेंगे। फिर सर किरण चौधरी चली गई हरियाणा बीजेपी में। जी किरण चौधरी माने बंसीलाल परिवार। बिल्कुल जी भजनलाल परिवार पहले ही आ चुका था, जी बंसीलाल परिवार भी आ गया। तो सर बात यह है कि कांग्रेस और हुड्डा साहब आपसी गुटबाजी को सीरियसली ले ही नहीं रहे थे। भाई आपके गले से खून आता है थूक में, आप से बात करवाया कुछ ना होता है, कुछ ना है, ये तो न्यू है, ये तो मेरे मसूड़ों में से खून आता है। जब आप अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोज ही नहीं करेंगे, उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे, आपका इलाज कौन कर देगा आप बताओ। आप बोले भाई डॉक्टर ने दिखा ले रे, इसका एक्सरे करा ले भाई, इसका एमआरआई करा ले, कुछ सीटी स्कैन करा ले, कुछ करा ले, ये तेरे क्यों खून आ रहा है, भला कुछ ना होता। सर कांग्रेस और हुड्डा जी अपनी गुटबाजी को सीरियसली ले ही नहीं रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, जी कांग्रेस के हारने के जब कारणों की समीक्षा होगी, कारण लिखे जाएंगे, तो गुटबाजी सबसे ऊपर लिखी जाएगी कि नहीं लिखी जाएगी? देखो सर, इसमें है ना, आपकी बात बिल्कुल सही है। जब विधानसभा की टिकटें बटी, जिक्र ये चला कि भाई रणदीप जी हैं, शैलजा जी हैं, हुड्डा साहब हैं, ये बड़े चेहरे हैं हरियाणा के अंदर तीन। इन तीनों के चेहरों पे कितने लोगों को टिकट दी गई? भाई दीपेंद्र जी के नाम से कितने लोगों को टिकट मिली, रणदीप जी के नाम से कितने लोगों को टिकट मिली, शैलजा बहन जी के नाम से कितने लोगों को टिकट मिली। तो चर्चाएं ये चली कि हुड्डा साहब अकेले 72 टिकटें अपने चेहरे पे ले आए। अब 72 टिकटें आ गई, तो बाकी बचे शैलजा बहन जी और रणदीप जी, उनके चेहरे पे उनके नाम से कम टिकटें बांटी गई। अब यहीं से एक माहौल बना, यार ये तो अब कांग्रेस नहीं, हुड्डा कांग्रेस सरकार की तैयारियां चल रही है। बहुत सारी जगह पे अलग अलग तरीके की वैरायटीज की बात हुई। भाई आम जनता से बात हुई, हुड्डा के समर्थकों से बात हुई, लोगों के तो वहां पे कुछ शब्दों का भी, जातिगत शब्दों का भी प्रयोग किया गया। माहौल ऐसा बना कि भाई हरियाणा में और कोई नहीं है, एक अकेले हुड्डा साहब हैं, ऐसा एक माहौल देखने में आया, जिससे नाराजगी तो थी दूसरे खेमे में। तो जैसे शैलजा बहन जी कुछ दिन लगातार वो मीडिया में आई ही नहीं, रैलियों में नहीं आई, चुपचाप बैठ गए। इससे जो दूसरा समाज है वो थोड़ा सा ये हुआ, भाई जब हमारी नेता ही चुप बैठी है, हमारी नेता ही कुछ नहीं बोल पा रही है, तो आगे हमारा क्या होगा, आम जनता में हमारा क्या होगा जब हमारे नेता ही चुप करा दिए। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर ये था, लोगों के बीच में ये एक माहौल बना, भाई हमारी इतनी बड़ी नेता शैलजा, और जब जब जातियों की बात होती है तो एससी में, एससी वोटर्स अक्सर कांग्रेस के ज्यादातर दिखाए जाते हैं। लेकिन अब वो एससी वोटर ही ये सोचने लगा, यार शैलजा तो चुपी बैठी है, टिकट उसने मिली नहीं, और इस टाइप की बातें चली, अब तुम्हारा क्या होगा। तो वो जिसको बोलते हैं ना अंडर करंट पूरे हरियाणा में मैसेज चलने लगा, भाई जब सरकार बनने से पहले तुम्हारे साथ ही है तो बाद में क्या होगा। एससी वोट कहीं ना कहीं छिटकने लगा और वो दाएं बाएं जाने लगा। दाएं बाएं का मतलब एक अच्छी परसेंटेज में भाजपा को मिलने की शुरुआत होगी। लेकिन जहां जहां उनके शैलजा बहन जी जहां जहां टिकट दिलवा पाई, वहां तो शैलजा बहन जी गई, लेकिन जहां नहीं थे वो चुप ही रहे, मीडिया में भी चुप ही रहे। एक उनकी किसी ने इंटरव्यू उनका किया कि शैलजा बहन जी आपका दिल बहुत बड़ा है। तब शैलजा बहन जी ने एक मुस्कुरा के एक बात कही, दिल तो बड़ा है पर दुखता भी तो है।
तो जो ये भाव उनके चेहरे पे था और उनकी जो स्माइल थी, वो लग रही थी कि बहुत बड़े दबाव में है और अब वो कुछ कर नहीं सकती, ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट लगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर जो आपने कहा, खेमेबाजी सच में, या हरियाणा में कहना या खेमेबाजी सेधगी, यही एक बड़ा फैक्टर था। जी। हुड्डा साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि 72 टिकट तो उन्होंने खुद बांटी, वो लेके थोड़ी ना आए। 72 वो सत्ते पे सत्ता फिल्म थी उसमें। अमिताभ बच्चन जब हेमा मालिनी पहली बार कायदे से खाना बनाती है घर में, तो जी। अमिताभ बच्चन एक थाली में थोड़ा थोड़ा निकालता है, थोड़ा थोड़ा। तो भाई 7 भाई थे ना, तो 6 भाई बड़े खुश होते हैं कि भाई ने थोड़ा सा अपने लिए काट लिया, बाकी मारते दे देगा। जी। भाई ने क्या कराया था, थोड़ा थोड़ा सा काट के उन 6 पे दे दिया कि तुम इसमें खा लो, बाकी सारा मैं खाऊंगा। हुड्डा साहब तो सत्ते पे सत्ता का अमिताभ बच्चन बन गया था। जी। फिर जो आपने कहा 72 सीट हुड्डा ने ले ली, बच गई 18। जी। 18 में से 15 पे बागी खड़े कर दिए। जो शैलजा बहन जी थी, या ऐसी ऐसी सीटों पे जहां पे उन्होंने बड़े उम्मीदवार खड़े करे, हाँ। वहां पे स्ट्रॉन्ग आजाद उम्मीदवार आ गए। अभी आप कह सकते हैं कि किसने खड़े किए। 15 बता रहे हैं, 15। जी। 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 जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अंबाला कैंट का है, बड़ी बात है ये। जिसमें चित्रा कांग्रेस के सरवार। कैंडिडेट को 14,000 वोट मिले और चित्रा जी। सरवारा 52,000 ले गई और अनिल विज साहब जीत गए, नहीं तो वहां जी। पे कांग्रेस थी। जी। खैर साहब, ये तो एक फैक्टर हो गया। ठीक है जी। इतना साहब की ये गलतफहमी थी कि 60-70 सीट आ रही है, 20 जानबूझ के हरवा दो और 50 पे समेट लो अपनी पार्टी ने। अगर 50 तक रहेगी तो कमान मेरे हाथ में रहेगी, अगर 60-65 आ गई तो फिर हाईकमान जो है वो हावी हो जाएगी। तो इसलिए जी। 15, इसको कहते हैं कंट्रोल्ड डेटोनेशन, या कई बार ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जानबूझ के आग लगाई जाती है। जी। आग को रोकने के लिए छोटी आग लगाई जाती। जी। तो हुड्डा साहब सीएम बनने के लिए जानबूझ के 15 सीट हरवा रहे थे। जी। खैर साहब वो रह गए 35-36 पे, 38 आई हैं। जी। चलो जी, हो जाता है कई बार, गलतफहमी हो जाती है। अब मुझे एक बात बताओ आप, जो होना था हो लिया, आप तो कर चलो बीजेपी गवर्नमेंट बन जाएगी। सर, जाट राजनीति के जितने बड़े दिग्गज नेता थे सारे खत्म हो लिए। बंसीलाल परिवार बीजेपी में चला गया, भजनलाल परिवार बीजेपी में चला गया, चौधरी छोटू राम का परिवार, वीरेंद्र सिंह जी, उनका बेटा 32-34 वोट से चुनाव हार गया। जी। चौटाला साहब का पूरा कुनबा मिट्टी में मिल गया, राजनीति खत्म, जीरो जीरो। तो सर, जाट राजनीति, जाट बड़े जाट लीडर जितने थे वो तो हुड्डा साहब खा गए उनको, क्यों? अब इसमें भी है ना सर, बहुत सारी बातें हैं। आरोप खैर भाजपा पे भी लगे हैं बहुत सारे, लेकिन जब जाट राजनीति की बात करें, मैं ज्यादा सा नहीं इस पे कुछ कह पाऊंगा, लेकिन हमारे हरियाणा में आज भी हुड्डा साहब को ही इस नजरिए से देखा भी जाट नेता है तो हुड्डा साहब है। लेकिन जब ये बातें चले हैं, मैं जैसे बादली में सर्वे कर रहा था, बादली में लोगों से मिला, तो वहां पे बाबू बेटा, मैं गोहाना के बरोदा हल्के में जब सर्वे कर रहा था कि बाबू बेटा, ये डायलॉग बाजी ज्यादा चल रही थी कि इन्होंने गिने चुने नेता दिखे हैं, ये इनको बदल नहीं रहे हैं, इन्हीं पे राजनीति करना चाह रहे हैं, तो भाई बाबू बेटा ने भी और हरावांगे, ये माहौल अब की बार चला हुआ था। रही जाट और नेताओं की बात,
भाजपा में भी बहुत सारे नेता हारे हैं, कांग्रेस में भी बहुत सारे नेता हारे हैं, लेकिन जाट राजनेताओं को ज्यादा तवज्जो एक हुड्डा साहब हैं जो जीवित हैं इस राजनीति में। इनेलो थी वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। जजपा है वो तो एक भी सीट नहीं आ पाई है। आज हरियाणा के अंदर जाट राजनेता की अगर बात करें तो सिर्फ एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही उसी रूम में देखा जावा है। अब जब बात करें हमारे नारनौंद हल्के से जस्सी पेटवाड़ जी हैं, बड़े शानदार, बड़े मेहनती हैं, वो जीते इलेक्शन, लेकिन कांग्रेस नहीं आई तो अब वो किस तरीके से सरवाइव करेंगे। हमारे जुलाना से विनेश फोगाट जीती है, जबकि कह रहे थे 40-50 हजार से जीतेगी, वो भी मात्र 6-7 हजार से ही जीतती है। वो भी अब डैमेज कंट्रोल को किस तरीके से सुधार पाएंगे। अब मेरे ख्याल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी उम्र शायद 77, 78 साल लगभग होगी है। 2029 तक 83 साल उम्र हो जाएगी, तो वो भी आगे कैसे सरवाइव करेंगे। अब अकेले दीपेंद्र जी इलेक्शन किस तरीके से देखेंगे, क्योंकि 5 साल बहुत बड़े होते हैं और 5 साल में तक तो ताज बदल जाता है। लेकिन मेरे को अभी ये लगता नहीं कि जिस तरीके से अभी तक की भूमिका चली हुई थी उस तरीके से आगे की भूमिका चलेगी। जाट वोटर किसको अब अपने नेता के रूप में देखेंगे वो भी सोचने वाली बात है, क्योंकि हुड्डा साहब ने भी कोई जाट नेता उभरने ही नहीं दिया। भाजपा में जो बड़े बड़े जाट लीडर थे, ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, कैप्टन अभिमन्यु साहब हैं, सुभाष बराड़ा जी हैं, उनको भी जाटों ने ही हरवा दिया। तो अब जाट नेता बनेगा कौन? इनेलो है वो भी हार चुकी है, जजपा है वो भी हार चुकी है। अब हर जगह से जाट नेताओं के रूप में जो बड़े बड़े लीडर थे वे हार चुके हैं। हुड्डा साहब की उम्र हो चुकी है। अब ये देखने वाली बात है कि आम जनता इन 5 सालों में शुरू में ही देखना शुरू करेगी या आखिर टाइम तक जाके वेट करेगी हम जाट नेता किसको बनाए, क्योंकि सारे ही तो हारे हैं। जीता कौन है? अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं जो बड़ी लीड से जीते हैं। बहुत सारी असमंजस की स्थितियां हैं जाट वोटर का कि अब वो किसकी तरफ जाए। समझ वो भी रहे हैं कि भाई अब आने वाला भविष्य तो नहीं है उनका। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या 2029 में 83 साल की उम्र में इलेक्शन लड़ेंगे? 83 साल 84 साल जो भी उम्र होगी, क्या उस समय इलेक्शन लड़ेंगे? समझ तो वो भी रहे हैं कि आगे आगे की स्थिति बड़ी नाजुक होती जा रही है। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले फोन आया, कल परसों ही फोन आया बादली हल्के से, यार हमारा तो ना तो कांग्रेस आई और हमने धनखड़ को भी हरा दिया, अब हमारे लिए तो ब्लंडर जो एक बड़ी मिस्टेक है वो होगी, अब हम क्या करें। तो मैं अब ये सोच रहा हूं कि अब जाट वोटर किसको अपना नेता के रूप में देखेगा? दीपेंद्र सिंह हुड्डा को देखेंगे या चौटाला साहब को देखेंगे या किसको देखेंगे? क्योंकि भाजपा में जो बड़े बड़े जाट लीडर है वो सारे हार के हैं, कांग्रेस में जो बड़े बड़े हैं वो भी लगभग हार की तरफ ही है। जज पैनल खत्म हो चुके हैं। सच में बहुत बड़ा डाउट है अब वोटर्स के सामने, अब वो जाट नेता के रूप में किसको देखेंगे। नहीं सर, नहीं, सिर्फ उतनी सी बात नहीं है। जी ओरिजिनली जाट कम्युनिटी देवीलाल की फॉलोअर होती थी, कांग्रेसी तो कभी बिल्कुल, थे ही नहीं जाट। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं थे वो सर। कांग्रेसी कांग्रेसी तो वो हुड्डा के चक्कर में बने थे। जी, क्योंकि कांग्रेस ओम प्रकाश ने चौटाला जी जेल में जा चुके थे तब तक, फिर वही हाँ, लोग भी उठ के हुड्डा साहब कांग्रेस के पास ने गए। जी सर कांग्रेस ने फ्री हैंड दे के देख लिया, हुड्डा ठीक साहब बात है। के हाथ में फ्री हैंड दे दिया, भाई तू चाहे जो कर ले, फ्री हैंड दे दिया। फ्री हैंड जी का नतीजा हुआ कि फिर हार गए और जी रिकॉर्ड बन गया सर, हरियाणा जैसे स्टेट में लगातार तीसरी बार। आज तक कभी नहीं हुआ था ये। नहीं नहीं, जो स्टेट अपनी एंटी इनकम्बेंसी के लिए, जो स्टेट हर 5 साल पर रोटी पलटता है, जी वहां तीसरी बार रिकॉर्ड बन गया था, इंडिया का रिकॉर्ड है। तो अब अगर भाजपा हाईकमान के सामने भी संकट है जी कि जो फ्री रन दे रखा था हुड्डा को, अगर वो वापस लेते हैं, अगर हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन होता है हरियाणा कांग्रेस में, और अगर सुरजेवाला को या शैलजा को
या किसी ओबीसी को कमांड दे देती है, जी, तो हरियाणा का जाट वोटर अब कहां जाएगा? फिर वो वापस जहां से उठ के आया था वहीं जाएगा जी, उसके पास इलाज है नहीं। चौटाला के पास। जी, ऐसी ही उम्मीद है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला सच में बड़े लीडर हैं और उनको देख भी रहे हैं लोग उसी नजर से। सर, अभय सिंह चौटाला के बारे में कहा जाता है कि बहुत बदतमीज आदमी है। ओम प्रकाश चौटाला जी की वही हालत हो गई, 80-85 साल के हो जाएंगे तो वो जी, बेचारे इस रहे नहीं। अभय चौटाला की इमेज ही खराब है। जी, इनेलो जजपा सर इस गहराई में गिर चुके हैं कि वहां से उठ के ऊपर आना, और फिर बात तो वही हो गई ना, जाट डोमिनेंस। सर एक बात बताऊं, जाट डोमिनेंस की राजनीति करता है, वो डोमिनेंट कास्ट है सोसाइटी की। सर शेर है, घास कौन खा। सही बात है। आप कह रहे हो आपकी चलो घास की रोटी खिला देंगे, अब अगले 5 साल शेर घास की रोटी खाएगा। अभी सर मेरे को ये लग रहा है 2029 का इलेक्शन आएगा। अभी तो कुछ नहीं हो सकता फिलहाल। 2029 का इलेक्शन आएगा, 2029 के इलेक्शन तक आते-आते इनेलो और जजपा एक होंगे ही होंगे। अब उनके पास ऑप्शन कुछ नहीं बचा है। लीडर कौन होगा? इनेलो जजपा तो एक हो जाएंगे, इनका नेता जी, कौन होगा? बताओ नेता ना, अभय सिंह नेता चौटाला कौन? जी होंगे। अभय सिंह ओ चौटाला जी अभय होंगे। सिंह चौटाला तो सर बहुत बदतमीज आदमी है, कल गाल काटा था बाबू बेटा दोनों आन अपने भाईयान भतीजन। जी, जी, उसकी वीडियो चल रही है, वायरल हो रही है, बहुत जी, भूंडी गाल दे रहा था जी। अपने भाई ने और पब्लिक में बड़ी बदतमीज आदमी की इमेज है ना, बहुत कड़वा बोलता है। वो तो सर शुरू से ही ऐसे हैं, लेकिन फिर भी लोग उनको चाहते ही हैं। आप एक बात सोचिए, जो दबंग है वो दबंगई से ही शुरू से ही ऐसा चल रहा है, तो उसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं। रही दुष्यंत जी की बात, बड़े तेज तर्रार रहता है, भले ही आज उनकी एक भी सीट नहीं है, लेकिन 2029 तक आते आते कांग्रेस है, इधर से जजपा इनेलो है, ये एंटी इनकम्बेंसी का माहौल तो बनाएंगे ही बनाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मुझे दिखाई दे रही है, वो ये है कि जब 2014 में भाजपा आई, तो 2016 का दंगे हुए। जब 2019 में भाजपा आई, तो 2021-22 में किसान आंदोलन बहुत बड़े स्तर का हुआ। अब जब 2024 में भाजपा आई है, तो क्या 2026 के नियर अबाउट कुछ बड़ा होने की तैयारियां हैं? और जब ऐसा कुछ होने की उम्मीद हो सकती है, तो फिर से कोई ट्रायंगल शेप नहीं तो आमने-सामने की लड़ाई होने की बड़ी तैयारियां होगी। अभी तक तो भाजपा 2019 से 24 तक जो सर्वाइव किया है, वो अकेले कांग्रेस की तरफ से किया है, हुड्डा साहब की तरफ से स्ट्राइक हुआ है। लेकिन जैसे ही 2024 के बाद की जो तैयारियां हैं, वो भाजपा के लिए आसान नहीं है, क्योंकि उधर से दुष्यंत जी अपने आज उनकी एक भी सीट नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है बहुत ज्यादा कमजोर हैं वो। वो सर बड़े शानदार रणनीतिकार व्यक्ति हैं। अभय सिंह चौटाला की खुद की एक राजनीति है, इधर से कांग्रेस की होगी। कांग्रेस में भी अगर तीनों की बात करें, रणदीप जी की, शैलजा जी की, हुड्डा साहब की, अभी तो हुड्डा साहब करेंगे ही कुछ तो ये चारों तरफ से भाजपा को घेरा तो जाएगा ही जाएगा, और बड़ी राजनीति अब से शुरू होगी, क्योंकि दुष्यंत जी पार्टी में बैठे थे आराम से, तो वो तो खिलाफ बोल रहे ही नहीं। ये तो लास्ट के 6 महीने के बाद जब उन्होंने अलग बनाया तो खिलाफ बोलना शुरू किया। 2024 के बाद भाजपा की स्थिति आसान नहीं है, बहुत हैवी कष्टदायी होने की भी हो सकती है, क्योंकि 14 के बाद 16 हुआ, 19 के बाद जो 22 हुआ और 24 के बाद जो आगे होगा, वो कुछ बड़ा ही होगा सर। ऐसा तो नहीं है कि मुझे लगता कि अब बिल्कुल आराम से चलेगा, ऐसा नहीं होगा सर। तो अभी लड़ाइयाँ बहुत लड़ेंगे, बहुत कुछ होना जाना है। अभी हालाँकि सैनी साहब ने बड़े निर्णय लिए हैं, इलेक्शन जीतते ही संघ की मीटिंग के बाद नायब सैनी ने एक बड़े फैसले लिए कि भई जो भी किसान जहाँ पे भी मंडी में किसानों की धान पड़ी है, वहाँ पे जाके अपने सभी विधायक जितने भी विधायक 48 हैं, सारे मंडियों में किसानों की धान को बिकवाओ, जहाँ जिनका रेट नहीं लगता है रेट करवाओ, कोई रेट से कम रेट में ना बेचे। स्टेप तो बड़े उठाने लग रहे हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़े स्तर पे अब जाने की तैयारी में। आप देखना साल के बाद होगा क्या-क्या, बहुत बड़ा-बड़ा रूप बनेगा अभी।
अभी तो नई नई सरकार आई है। ऐसे में सर संघ की प्लानिंग ये है जी कि जाट को उसकी हिंदू आइडेंटिटी से जोड़ा जाए। जाट को ये समझाया जाए कि तुम पहले हिंदू हो, पहले एक सनातनी हो, फिर जाट हो, और अपनी सनातनी आइडेंटिटी को पहचानो और भाजपा ज्वाइन करो। और सर इसकी शुरुआत मुझे ऐसा लगता है हो चुकी है। और जाट जो मानसिकता है उसका स्वाभिमान जगाने का, उसके स्वाभिमान को मलहम लगाने का सिर्फ एक तरीका है कि उसकी हिंदू आइडेंटिटी को, उसकी सनातनी आइडेंटिटी को, उसके उसके अंदर अपने जो गौरवशाली परंपरा है उसको जगाने की कोशिश भाजपा, संघ और सभी हिंदू संगठन मिलकर करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5 सालों में जाट कम्युनिटी काफी हद तक भाजपा के नजदीक जाएगी। क्यों? क्योंकि हुड्डा साहब ने पूरी जाट राजनीति को नेस्तनाबूद कर दिया है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि अगले 5 साल हरियाणा में हिंदुत्व की राजनीति होगी और उसके सबसे बड़े ध्वजवाहक जाट बनेंगे। जाट वापस हिंदुत्व की राजनीति की तरफ लौटेंगे, ऐसा मेरा आकलन है। आप देख देखो लीजिएगा, जाट कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो राष्ट्र के खिलाफ जाए, राष्ट्र को कमजोर करने। आज भी देखिए, एक बात बता दूं, हरियाणा की जनता ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि भारत को अराजकता से बचा लिया। जो ये डीप स्टेट की अराजकता, भारत को बांग्लादेश बनाने की जो प्लानिंग चल रही थी ना कांग्रेस जी की, उससे हरियाणा की जनता ने बचा लिया। आज दिल्ली सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच है। उस सुरक्षा कवच एक तरफ से हरियाणा की तरफ से यूपी राज्य दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जाटों को अब समय है कि जात की राजनीति भूल के धर्म की और राष्ट्र की राजनीति, अब राष्ट्रनीति, अब राजनीति छोड़ के राष्ट्रनीति की जरूरत है। जाटों को अब राष्ट्रनीति की तरफ बढ़ना चाहिए। जातीय मेरे को पॉलिटिक्स के दिन हरियाणा में खत्म कर देनी चाहिए अब। देखो ये बात जी। आपकी बिल्कुल सही है। अब आने वाले 5 सालों में जातिगत मामले कम उठेंगे, अब मेरे को भी ऐसा लग रहा है। रही जाट नीति की बात, जाटों के बारे में आपने जो कहा, आपने कहा कि भी जाटों ने हरियाणा में हरियाणा को बिखरने से बचाया। मैं ये कहूंगा कि जाटों ने मात्र हरियाणा को नहीं सर, देश को। आज जो बॉर्डर पे खड़े हैं तो उनमें से मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जाट कौम ही खड़ी है बॉर्डर पे, सिपाही के। हमारे हरियाणा में अगर कहीं भी, पूरे देश में अगर कहीं भी कोई भी युद्ध होता है या छोटी सी झड़प होती है तो उसके अंदर एक जाट जरूर है। चाहे 2 आदमियों की लड़ाई है फौज में भी, तो वहां पे जाट ही आगे खड़ा है। हरियाणा ही नहीं, पूरे देश की अगर रक्षा करे तो जाट कौम है, दबंग है, देश के लिए लड़ता है, अपने लिए बाद में लड़ता है। ना जाट ना ना, एक जी एक चीज जी ऑस्ट्रेलिया में देख लो, न्यूजीलैंड में देख लो, कनाडा में देख लो, अमेरिका में देख लो, जब ये खालिस्तानी देश का झंडा उसका अपमान करते हैं तो सबसे आगे लोहा कौन लेता है? हमारे जाट छोरे ले हैं, हरियाणा जी वाले। जी 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 पूरा उन्हें बक्कल तार दिया, चाहे वो कनाडा हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, बक्कल तार दिया। देखो मैं वो आपको इस सारी बारे में भी, सारी उस सारी बारे में भी एक बात गुंडागर्दी कहूंगा हमारे मैं आपको। देखो मैं आपको एक बात पिछवाड़े में कहूंगा, डाल देंगे। आपको मैं एक बात बताऊंगा जहां तक मेरी जीके है। हरियाणा में 2 कौम ऐसी हैं, एक जाट एक रोड। हाँ। 2 कौम ऐसी हैं, अगर उनके खून का डीएनए चेक करवाए तो अग्रेसिव और शानदार। अगर उनका डीएनए चेक करवाए तो अग्रेसिव है वो। मैं रोड के बारे में भी स्पेशली ये कहूंगा, जब खालिस्तानियों का मामला उठता है तो जाट और रोड बिरादरी ऐसी है जो आगे होके उनसे लड़ती है।
हमारे हरियाणा में और हरियाणा के ही हैं ये, कहीं और के नहीं। तो मतलब इनसे ऊपर देश की रक्षा के लिए कोई और शब्द हम इस्तेमाल कर नहीं सकते। भाई देश खातर कोई भी है तो जाट कौम है, देश फौजियों देश में, धर्म की बड़े बड़े देश ऑफिसर धर्म की में। जी, देश धर्म की रक्षा करेगा तो जाट करेगा। हरियाणा की स्थिति यही है और हरियाणा का जाट शानदार है, लेकिन उसको अगर सही से और समझा जाए, समझा जाने चाहिए। मैं नहीं कह सकता उनको समझाएं, उनको समझना पड़ेगा आम बिरादरी को कि भाई जो उनकी ताकत है असली में यूटिलाइजेशन कहां हो सकती है। जगदीप भाई आपने समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आते रहिए हमारे चैनल पे। सभी दर्शकों से निवेदन है कि जगदीप भाई का चैनल है स्टेप अप जूनियर, स्टेप अप जैसे ये देखिए जी लिखा सर, हुआ है। जी सभी जी। मित्रों से अनुरोध है कि जगदीप भाई के चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हालांकि इनका चैनल हरियाणा में बहुत लोकप्रिय चैनल है। जगदीप भाई, सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह आते रहिए, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं सर। बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी खरी खोटी में आपने मुझे छोटे चैनल को सपोर्ट नहीं किया, नहीं, आप आपके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बहुत शानदार चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, माय बहुत बहुत शुक्रिया सर। आई एम ऑनर्ड, आप मेरे चैनल पे आए, आई एम ऑनर्ड। मुझे, मेरे थैंक यू लिए गर्व सर, का। थैंक यू जी सर, जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।